Hello everyone, me Pratyush Raj. Today we are going to learn about motion. Okay, it's very interesting topic. और please watch full video if you want to watch. Okay, let's start. देखिए, हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है काइनेमेटिक्स. ओके, हम थोड़ा समझते हैं. देखिए, ये जो है काइनेमा, इसका मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स का मतलब है मैथ्स. ठीक है, सिंपली हम लोग कह सकते हैं मोशन वाली मैथ्स. ठीक है, वही है काइनेमेटिक्स. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? एक ब्रांच होता है फिजिक्स का इन विच वी स्टडीड अबाउट रेस्ट एंड मोशन. लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा इसमें, विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन. विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन. इसका मतलब हुआ कि ये क्या है हमारे पास, तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट रेस्ट एंड मोशन विदाउट कंसिडरिंग the causes of motion. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग किसकी पढ़ाई करते हैं? रेस्ट और मोशन की पढ़ाई करते हैं. लेकिन हमको इस ब्रांच में इससे कोई लेना देना नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है. ठीक है, चलिए अब एक चीज आते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन क्या है. व्हाट इज मोशन? तो क्या हम अगर बोल देंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ अ टाइम, तो क्या ये मोशन कहलाएगा? मतलब कहने का हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है तो क्या वो मोशन कहलाएगा? क्या ये डेफिनेशन हमारा कंप्लीट है? तो आपके हिसाब से लग रहा होगा कि हाँ ठीक ही तो है, टाइम बीत रहा है और हम अपनी जगह को बदल रहे हैं, इसका मतलब हम मूव कर रहे हैं मतलब मोशन में. लेकिन जो है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. ठीक है, ये कैसी इंफॉर्मेशन है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं. चलिए कहानी से देखते हैं. मान लीजिए एक है हमारे पास लड़का. ठीक है, एक है हमारे पास क्या लड़का जिसका नाम है पवन कुमार. ठीक है, ये निकला घूमने सैर पर. ठीक है, तो रास्ते में रोड किनारे उसे मिल गई एक सुंदर नारी. मान लीजिए यहां उसको मिल गई एक सुंदर नारी. ठीक है, तो जैसे ही ये पहुंचा यहां पे, ठीक है, सुंदर नारी ने मांगा इनसे लिफ्ट. ठीक है, तो लिफ्ट मांगा तो उन्होंने लिफ्ट दिया, और लिफ्ट दिया तो वो क्या हुआ, उनके पीछे बैठी. चलिए बड़ी अच्छी बात है, बैठ गई. अब हुआ ऐसा कि जैसे ही ये सुंदर नारी पीछे बैठी, ठीक, अब इनकी स्पीड बढ़ गई और ये भागने लगी. ठीक, इधर एक खड़े थे उनके पिताजी शर्मा जी, जिन्होंने देखा कि भाई उनके सुपुत्र जो हैं भाग रहे हैं, आगे जा रहे हैं. अब एक चीज हमें बताइए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस सुंदर नारी से पूछा जाए कि अच्छा बताओ आपके आगे जो बैठा है आपका हीरो, क्या उसका स्पीड है 0? चलिए स्पीड पे बाद में आता है. क्या आप ये बता दो कि आपके आगे जो बैठा है आपका हीरो, क्या वो समय के साथ आपसे दूर जा रहा है? तो आंसर आएगा नो. पहले भी वो हमारे आगे बैठा था और अभी भी आगे बैठा है. इसका मतलब है कि टाइम पास हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है. ठीक है, अच्छा अगर अब शर्मा जी से पूछा जाए कि शर्मा जी आप बताइए आपका सुपुत्र जो है क्या समय के साथ आपसे दूर जा रहा है, तो इनका कहना होगा हाँ बिल्कुल,
क्योंकि समय भाग रहा है, सुपुत्र जी 110 की स्पीड में चल रहे हैं तो दूर भागते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि शर्मा जी के लिए उनका जो सुपुत्र है, ठीक है, वो समय के साथ क्या हो रहा है, तो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। लेकिन यही उनका जो सुपुत्र है हीरो, पीछे जो बैठी है इनकी एक कन्या, उनके कंपैरिजन में ये समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोले कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा समय के साथ तो उसको बोलेंगे हम लोग मोशन। इसका मतलब इस शर्मा जी के कंपैरिजन में उनका सुपुत्र किस में है, तो मोशन में है। ठीक है भाई। और इनके कंपैरिजन में जो इनका हीरो है वो किस में है, तो इनका हीरो वो बोलेंगी कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे वो किस में है, तो रेस्ट में। इसका मतलब इनके हिसाब से इनका हीरो रेस्ट में है, इनके हिसाब से इनका सुपुत्र मोशन में। तो पुत्र तो एक ही है, अब हीरो है ये सुपुत्र है तो दोनों एक ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं कि जब हम लोग देखने का तरीका देखने का तरीका मीन्स अगर ऑब्जर्वर को चेंज कर दिए तो वही ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। और वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर को हमने चेंज कर दिया, ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में। इसका मतलब है कि मोशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्जर्वर पे। ठीक है, ऑब्जर्वर पे। अब एक चीज, एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम हैं यहाँ पे खड़े, हम ठीक है एकदम खड़े, समय के साथ हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो किसी और से पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का बैठा है, बगल में कोई खड़ा है, उनसे पूछा जाए कि बताओ ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमारे बारे में वो क्या कहेगा कि वो रेस्ट में। क्यों? क्योंकि हम समय के साथ अपनी जगह को नहीं बदल रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, उनको उठा के अगर हम मून पे ले आए, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या अर्थ मूव करता है, तो बिल्कुल करता है सर। अच्छा अगर अर्थ मूव करता है तो अर्थ पे रखे सारे ऑब्जेक्ट भी हमेशा मूव करते हैं, तो बिल्कुल मूव करता है सर। तो अर्थ पे तो हम है, उसको उठा के हम चांद पे दे आए, तो वो जब देखेगा, मान लीजिए उसको संजय वाली, महाभारत वाले संजय वाली दिव्य दृष्टि है, अब बहुत बड़ी नजर है, वो वहीं से बिना टेलीस्कोप के अर्थ पे देख सकता है, तो वो क्या देखेगा, तो वो देखेगा भाई अर्थ तो घूम रहा है, तो अर्थ पे चीज भी घूम रहा है। अब हम ऐसे ही खड़े, अब क्या हो गया कि समय के साथ हम उसके कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब अब क्या आ गए हम, मोशन में। इसका मतलब बस हमको एक चीज समझ आता है कि मोशन को डिफाइन करने के लिए एक हमको ऐसी चीज का जरूरत होता है जिससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और उसी कंपैरिजन जिससे करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, गॉट इट। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एनी फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन with respect to which any object can be observed। मतलब कहने का बस इतना ही हुआ कि कोई भी एक फिक्स चीज है। अब कोई फिक्स का मतलब ये नहीं है कि इंसान होना चाहिए, कुत्ता होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, बिल्ली होना चाहिए। आप इवन एक छोटे से पत्थर को भी आप मान सकते हो रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हुआ कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट या पोजीशन जिससे कि आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे को कि क्या वो समय के साथ अपनी जगह को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट लेके चलना होगा कि आप किसके कंपैरिजन में सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ना ही रेस्ट में होता है ना ही मोशन में होता है जब तक कि हम लोग उसके रेफरेंस पॉइंट का पता ना लगा लें। ठीक है, इसीलिए हम लोग मोशन ना बोल के इसका नाम बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मोशन, और रेस्ट ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन को पूरा करते हैं थोड़ा। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम as
कंपेयर टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगेन रेस्ट में भी इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एज कंपेयर टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब अब हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने प्लेस में, जगह में परिवर्तन कर रहा है, कब? जब हम लोग किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो किस में है? तो मोशन में। और अगर उस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में वो जगह नहीं बदल रहा है समय के साथ, तो हम लोग बोलेंगे वो किस में है? तो स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है, चलिए, शायद आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जब हम लोग ये समझ गए तो एक क्लास 9th में बहुत ही स्पेशल है और मोस्टली हमेशा ही पूछा जाता है, बोला जाता है क्या रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जस्टिफाई, मतलब कहने का मतलब हुआ कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से क्या है? तो रिलेट करता है। आप इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। तभी हमने तुरंत ही देखा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक के कंपैरिजन में रेस्ट में है, वही ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में किस में आ गया? मोशन में आ गया। इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन कुछ नहीं है, बस डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट कौन है। इसका मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मे बी इन मोशन और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन मे बी इज एट रेस्ट। ठीक है, इफ रेफरेंस पॉइंट चेंजेस, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसका मतलब है रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से क्या करता है? तो रिलेट करता है। समझ गए? कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि इसका हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मे बी इन मोशन और an object in motion may be at rest if reference point changes। अगर रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे? तो चेंज कर देंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। कोई भी, मान लीजिए बस है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं और ये बस इधर चल रहा है और एक आदमी है जो कि बाहर में खड़ा है। ये हो गया। ठीक है, अब जब बस मूव कर रहा है तो मान लीजिए इस पैसेंजर से पूछा कि अच्छा बताओ, ये जो है ड्राइवर रेस्ट में है या मोशन में है? तो ये क्या बोलेगा कि भाई बस तो ठीक है चल रही है, लेकिन जब ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्राइवर को देखेगा तो मान लीजिए उससे ड्राइवर अगर 5 मीटर की दूरी पे था तो 1 घंटे बाद भी अगर ड्राइवर और वो आदमी बैठा हुआ है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 5 मीटर होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में अपने पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं समय के साथ। इसका मतलब है इसके कंपेरिजन में ये किस में है? तो रेस्ट में। अच्छा, अगर ये ऑब्जर्वर से पूछे कि अच्छा बताओ, ये जो है बस या उसके अंदर जो बैठा है पैसेंजर, वो रेस्ट में है या मोशन में है? तो ये क्या बोलेगा? मोशन में। क्यों ऐसा? क्योंकि बस क्या हो रही है? आगे जा रही है। आगे मतलब पोजीशन इससे दूर जा रहा है। ठीक है, या इधर आएगा तो इसके पास आ रहा है। तो समय बीतने के साथ ये बस अगर अपने पोजीशन को बदल रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर के बैठे हुए पैसेंजर भी बदल रहा है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये क्या हो गया? तो मोशन में हो गया। तो फिर हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो था इसके कंपैरिजन में रेस्ट में और यही ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में मोशन में आ गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। हम लोग चाहे तो इसमें एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए मोशन के बहुत सारे हैं टाइप। एक लीनियर, दूसरा रोटेशनल या सर्कुलर बोल सकते हो, तीसरा आपको हो गया वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी।
ठीक है, ये सब बहुत चीज़ बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बोल के समझा देता हूँ। लीनियर कहने का मतलब हुआ कि देखिए लीनियर इटसेल्फ मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है लीनियर मोशन कब बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन कैसा है, तो लीनियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे कि एक बस है या एक बाइक है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट रोड पे सीधे चल रहा है, तो जैसे ही हमने ये बात बोला तो बिल्कुल सीधा चल रहा है मतलब लीनियर, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा मोशन है, लीनियर मोशन। ठीक है बात। दूसरा है हमारा रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। सर्कल का मतलब होता है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि एन ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाता है, वैसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है। फैन लिख सकते हैं हम लोग, फैन एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमता है। ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, रोटेशनल मोशन के। ठीक है, तीसरा वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी का मतलब होता है टू और फ्रो करना, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है अपने ओरिजिनल पोजीशन को बिना चेंज किए टू और फ्रो करना। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये है सिंपल पेंडुलम, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, मान लीजिए ये क्या हुआ कि हमने एक बार उठा के छोड़ दिया इसको। अब देखिए ये पेंडुलम क्या होगा, एक बार इधर जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे गया, फिर इधर गया, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, तो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, तो वाइब्रेटरी मोशन। इसमें एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, तो सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए आई होप ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए हमारे पास हमने पढ़ा होगा अभी तक टू डायमेंशनल फिगर के बारे में, या मैथमेटिक्स में हमने ग्राफ बनाया होगा टू डायमेंशन, एक एक्स पे एक वाई पे। लेकिन एक्चुअली में जो हमारे पास डायमेंशन है, हमारे पास कितने डायमेंशन होते हैं, तो 3 डायमेंशन। एक तो होता है एक्स, ये रहा एक्स आपका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा कोई बात नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कोई एक्स बोलता है, योर चॉइस, आप वर्टिकल कोई एक्स बोलो। ठीक है, सिंपली प्लेन, प्लेन आप समझ लो, प्लेन एक आप समझ लो कॉपी है आपके पास, तो इसका एक ये रहा मान लीजिए लेंथ, ये रहा ब्रेथ, तो एक को बोलते हैं हम लोग एक्स, एक को बोलते हैं वाई। तो ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा वाई। और एक देखिए एक ये है जो कि या तो प्लेन से ऊपर जा रहा है या आप पकड़ लीजिए प्लेन से अंदर जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ ये दोनों एक प्लेन पे है और ये प्लेन से या तो बाहर है या तो अंदर। तो तीनों कोऑर्डिनेट, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए तीनों कोऑर्डिनेट एक ही प्लेन पे नहीं हो सकता है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ही प्लेन पे होगा एक समय में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके आप देखोगे, अब देखो ये और ये प्लेन पे आ गया, ये बाहर आ गया, या उल्टा देंगे हम लोग ऐसे, ये और ये प्लेन पे आ गया, ये अंदर चला गया। ठीक है, तो ओनली 2 कोऑर्डिनेट एट अ टाइम, ठीक है, जो हो सकता है वो किस पे, प्लेन पे। एक हमेशा ही या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा या तो इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड, बाहर की तरफ ये ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड। पीछे चले जाएंगे निगेटिव में, ये इधर आएंगे निगेटिव में, ये इधर जाएंगे निगेटिव में। अब ध्यान से देखिएगा, अब डायमेंशन के हिसाब से मोशन को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। एक मोशन इन 1 डायमेंशन जो कि हमको क्लास 9th में पढ़ना है, एक मोशन इन 2 डायमेंशन जो कि क्लास 11th में पढ़ना है, और मोशन इन 3 डायमेंशन वो भी हमको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, अब मोशन इन 1 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, सिंपली मोशन इन 1 डायमेंशन कहने का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये इधर जा रहा है। अच्छा ये देखो, तो ये ऑब्जेक्ट आप अगर मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, जब हम लोग इधर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। अच्छा इस एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू कहीं भी कितना होता है, तो 0 होता है। अच्छा जेड तो ऊपर है, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकले या अंदर की तरफ जाए, मान लीजिए ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तब हम कहेंगे जेड में चेंज हो रहा है।
इसका मतलब जेड भी यहाँ पे कितना है, तो 0। कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चलता है तो दो कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आता है। और वैसे ही मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आपको, इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के साथ तीन कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में बदलाव आता है तो हम लोग वैसे मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। इसका एग्जांपल आप कुछ भी लिख लो, बस मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, कोई भी स्ट्रेट कह के लिख दो आप, काम चल जाएगा। ठीक है, या सिंपली एक बॉल है हमारे पास, ये मान लो मार्कर है, इसको हमने छोड़ा, नीचे की तरफ आया तो बिल्कुल एकदम एक डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉल। ठीक है, ये सब आपको किसका एग्जांपल हो गया, मोशन इन वन टी, मतलब वन टाइम। अच्छा, इसी में अगर 2t हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ ओनली वन को बस हटाना है और 2 लगा देना है। इफ 2 ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है अगर एक ही समय में इस 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है ऑब्जेक्ट के, तब हम लोग बोलेंगे वो कैसा है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे गोटी है, ये स्ट्राइकर, आपने इसको मारा, ये गया इधर टकराया, इधर टकराया। अच्छा, आप देख रहे हो पहले ये इधर गया एक डायरेक्शन में, फिर ये चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन को। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये कुछ भी होगा, एक्स होगा, तो ये दूसरा क्या, वाई हो जाएगा। मतलब कि एक सरफेस पे कोई भी मूवमेंट अगर होगा, एक प्लेन पे अगर कोई भी मूवमेंट होगा, ठीक है, रैंडम मूवमेंट, नॉट स्ट्रेट, कोई भी मूवमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो एग्जांपल आप यही लिख सकते हो, कैरम बोर्ड, वो जो कॉइन होता है वो कैरम बोर्ड का किस में होता है, तो मोशन इन 2D में होता है। समझ गए बात, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं मोशन इन 3D। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, इफ ऑल 3 coordinates specifying of the object changes with respect to time। अब कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक साथ तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है, मतलब कि x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है और z भी बदल रहा है, अगर ऐसा कोई मोशन हो गया तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे वो मोशन इन 3 डायमेंशनल है। ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंपली मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर। अब ये डस्ट पार्टिकल है, इसका कोई पर्टिकुलर है क्या, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब है एक साथ इसके तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो हमने देखा कि डायमेंशन के हिसाब से मोशन को हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आपने सुना होगा फिजिक्स में, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, या किसी के भी बारे में आपने सुना होगा तो वो क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी सिंपली एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल की। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल की, दैट कैन बी मेजर्ड, सिंपली आप जान लो। ठीक है, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बातें करेंगे, ठीक है, तब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तभी कंप्लीट होता है जब हम लोग 2 चीजें लिखते हैं, एक तो n
और दूसरा यू। अब ये है क्या, एन रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यू रिप्रेजेंट किसको करता है, यूनिट को। मतलब कि बिना इन दोनों के बोले आप किसी भी चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हमको खरीदना है चीनी और 5 केजी खरीदना है मान लीजिए। ठीक है, हम दुकान पे गए, दुकान वाले को बोले 5 चीनी दो, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? व्हाट डू यू मीन बाय 5 चीनी दो? 5 चीनी का मतलब क्या हो गया? तो हम जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, मास, हम क्या लेने गए, चीनी, चीनी मतलब मास या वेट आप बोल। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमको 2 चीज बोलना बहुत जरूरी है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब चाहिए क्या, और दूसरा यूनिट, कि किस यूनिट में चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, 5 केजी चाहिए, 5 क्विंटल चाहिए, 5 बोरी चाहिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो केला लेने गए हम लोग, ठीक है, तो केला में हमको क्या बोलना होगा, या डजन, 1 डजन दीजिए, 2 डजन दीजिए, 3 डजन। अब हम लोग केला वाला बोलेंगे 1 केला दो। 1 केला का क्या मतलब हुआ, 1 केला दो, एक नहीं मतलब 1 दो, सिंपली 1 दो। तो 1 दो का क्या मतलब हुआ, 1 केला दो, 1 डजन दो, 1 टोकरी दो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना हमको। इसका मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट के साथ ना लिखें। जैसे दूध लेने जाएंगे, मान लीजिए हम लोग दूध के दुकान पे, और बोलेंगे हमको जो है 2 दूध, 2 मिल्क दो। अब 2 में तो कुछ बोलना होगा, 2 पैकेट मिल्क दो, 2 लीटर मिल्क दो, कुछ तो बोलना होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी वैसे 2 तरह का, एक वीडियो है डायमेंशन डाला हुआ, उसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो उसको शुरुआत से 5-10 मिनट देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे नहीं हम लोग जाते हैं, हमको उसकी बातें नहीं करनी है। अब देखिए हुआ ऐसा कि हमने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको बोलने के लिए 2 चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है, लेकिन अब हुआ ऐसा कि कुछ कुछ चीजें पाया गया। हमने क्या बोला कि अगर आप किसी भी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को बोल देते हो तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। लेकिन ये पाया गया कि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं इन दोनों के अलावा भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप जहां भी बैठे हो कि 500 मीटर पे एक मिठाई का दुकान है, जाओ तुम मिठाई लेके आ जाओ। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई क्या, 500 और मीटर, इसका मतलब 500 न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया, मीटर यूनिट दे दिया गया। तो हमने तो बोला था कि अगर ये दोनों मिल जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए आपके पास दिक्कत क्या है। अब 500 मीटर आप जाएंगे किधर, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 500 मीटर किधर, ये तो आपको पता ही नहीं। इसका मतलब अब इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ क्या देना पड़ेगा, हमको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो ये पाया गया कि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट तो देते ही हम लोग, साथ में उसके इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको डायरेक्शन भी देना होता है। और इसी हिसाब से हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वैसे 3 होता है लेकिन फिलहाल आप 2 ही पढ़ो। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया स्केलर और एक को बोला गया वेक्टर। ठीक है, एक क्वांटिटी कैसा, तो स्केलर, और एक क्वांटिटी कैसा, तो वेक्टर। ठीक है, स्केलर वेक्टर कुछ भी नहीं, वो सारी क्वांटिटी, ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से ही हमारा उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटी which has magnitude only giving the complete sense is called
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब वो सारी क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से, साथ में यूनिट, हमको उसका कंप्लीट सेंस पता लग जाए। मान लीजिए हमसे पूछा जाए यहां से पटना का डिस्टेंस कितना, तो हम लोग क्या बोलेंगे 300 किलोमीटर। मान लीजिए 300 किलोमीटर, तो कंप्लीट तो सेंस है ही। यहाँ से पटना की हमसे पूछा गया दूरी कितनी दूरी है, तो 300 किलोमीटर। ठीक है, तो कंप्लीट तो हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, ये थोड़ी पूछा गया हमसे पटना किधर है। ठीक है, अब मान के चलिए हमसे पूछा गया कि तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारी स्पीड कितनी है, हमने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो ठीक तो है, कंप्लीट तो हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमको क्या बोलना है, तो इसका मतलब है कि वो सारी क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से ही उसका कंप्लीट सेंस हमको मिल जाए, वो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, मास, ये सब। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, कि वो सारी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने पे ही हमको कंप्लीट सेंस मिलता है, उस सारी क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ऑल दोज क्वांटिटी which needs direction along with magnitude to give a complete sense is called vector quantity। ठीक है, आप खुद से लिख सकते हो, मैं बोल बस दे रहा हूं। all those quantity which needs या which requires direction along with magnitude to gives us a complete sense, complete meaning about the physical quantity। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो वेक्टर। एग्जाम्पल आएगा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, चलिए ये तो हम समझ गया। तो स्केलर क्वांटिटी जब हम लोग बोलते हैं, तो स्केलर के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। ठीक है, वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए, और साथ में क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब आइए अच्छे से देखते हैं हम लोग। देखिए, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ऐसे एरो। ये जो है ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, जो कि मैग्नीट्यूड बताता है, और ये पोर्शन है हमारा हेड, जो कि हमको डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, ये कंप्लीट बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मानिए, अब हमसे अगर पूछे कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो एक डिफरेंस तो हो गया, स्केलर ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली टू गिव द कंप्लीट सेंस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। वेक्टर में क्या बोलेंगे, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड टू गिव अ कंप्लीट सेंस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर जो होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ स्केलर इज जस्ट लाइक अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं, वो एडिशन को फॉलो करता है स्केलर। जैसे हमारे पास रहेगा 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg, मान लीजिए, तो स्केलर के हिसाब से ये हो गया 3 2 5 और 4 9 kg। तो ऐसे तो हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं। लेकिन जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कि सिर्फ डायरेक्शन से ही हमको वेक्टर नहीं मालूम होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वैसे हमारा वीडियो आएगा वेक्टर को लेके क्लास 11th के लिए, तो आप डिटेल्स में अगर देखना चाहो तो उस टाइम देख सकते हो। इन फिलहाल एक छोटा रिव्यू मैं बस दे दूं। अब मान लीजिए एक लड़का है जो कि 4 किलोमीटर कर गया। ठीक है, कितना गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा यहां से वो क्या हुआ, तो फिर मान लीजिए वापस हो गया 2 किलोमीटर।
अब हम पूछे कि बताओ ए से बी की दूरी कितनी किलोमीटर, सॉरी मतलब कि जब पहले जो था वहां से अब जो है वहां पे दूरी कितनी, तो आप कहोगे कि 4 में से 2 आ गया तो मतलब कि 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये तो सम है जी, ये क्या है, ये सम है। हमने क्या निकाला, टोटल, वो गया आया। वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। मान लीजिए इस साइड जा रहा तो हमने लिया पॉजिटिव, इधर वापस आया तो हमने क्या लिया, निगेटिव। हमने ऐड ही किया है इसको। मान लीजिए 4 किलोमीटर, ठीक है, प्लस -2 किलोमीटर। क्यों ऐसा, वेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड होता है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। ये कितना बचा, 2 किलोमीटर। तो आप बड़े अजीब है यार, हम देख रहे हैं कि यहाँ तो प्लस किए थे, मान लीजिए 4 किलोमीटर और +2 किलोमीटर, तो ये बन रहा था 6 किलोमीटर। अब इसके हिसाब से तो 2 हो गया। ठीक है, और भी हो सकता है बहुत सारा। 4 2 का वैल्यू 6 भी हो सकता है, 4 2 का वैल्यू 16 और 4√22 भी हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये इसका डिटेल सब वेक्टर में पढ़ेंगे। आप अगर चाहें, फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो अगर हमारा वेक्टर का वीडियो आए तो आप देख सकते हो उसको। ठीक, अब आपके लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक दो बता देता हूँ। आपको अगर बोला जाए रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मान लीजिए आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है किसको, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को ईस्ट के तरफ। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर हम लोग इस फॉर्म में चलते हैं ये, तो ईस्ट इसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर को नॉर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ। अब सबसे पहली बात है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि इसमें हमको मैग्नीट्यूड तो है 40 मीटर और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, वेक्टर है ये। अब बात ये आई कि हमने बोला था कि ये एरो है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो क्या हम 40 मीटर का डंडा बनाए, बिल्कुल नहीं। अब हमको जरूरत होगा किसका, तो स्केल का। अब किसकी जरूरत होगी हमें, स्केल की। हम लोग बगल में लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 मीटर लिया है, ठीक है, या हमने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। इसका मतलब 40 मीटर को दिखाने के लिए हमको कितना लेना होगा, 4 सेंटीमीटर को लेना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, ईस्ट है उस तरफ, हम लोग यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे जो कि मैग्नीट्यूड दिखा रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर 10 तो 4 सेंटीमीटर 40, और एरो हम लोग लगा देंगे इधर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये ईस्ट में, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको बोल दें स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब थोड़ा समझिए पहले इसको, सॉरी, स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इस चीज को। ये तो हम समझ गए कि 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर को हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो 30 लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसको हमको 3 सेंटीमीटर लेना होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि लाइन हमको 3 सेंटीमीटर लेना होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ही होती। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट के तरफ हमको 30 जाना है। ध्यान से सुनिए,
ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब है बाद वाला का, ये नॉर्थ, नॉर्थ से हमको किधर जाना है, ईस्ट की तरफ, और कितना जाना है, तो 30, ठीक है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा हमारा ईस्ट। हमको सबसे पहले कितना बनाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 जाना है, ये रहा नॉर्थ, इधर गए हम लोग 30। सबसे पहले तो ये हमने बना दिया 30। अब हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का ये बनाना है, और ये डायरेक्शन हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत? अगर हमसे बोलता मान लीजिए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 60 डिग्री हमको जाना है किधर, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा साउथ, ये रहा हमारा वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है, कितना, 60। तो हम यहां से 60 डिग्री बना दिए, ये हो गया, ठीक है। फिर से अगेन इसको मान लिए 3 सेंटीमीटर, एरो लगा दिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और ये रिप्रेजेंट कर दिया हमको एंगल, ठीक है। तो बस इसी लेवल के क्वेश्चन आपको 9th में मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं वेक्टर से, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पढ़ाई करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ें और कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। तो आप रेगुलर रहेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।